हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मयूर सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स स्टडी इंडिया पे। तो वीडियो के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने जाना था डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस के बारे में, जहां पे हम लोगों ने देखा कि डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस क्या होते हैं, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन के डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वहां से अराइज्ड 3 केसेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि हमारी है हैवी डैम्पिंग की केस, क्रिटिकल डैम्पिंग एंड अंडर डैम्पिंग की केसेस। तो अगर हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस की बात करें तो क्या बोला गया था कि अगर हम एक्चुअल केस की बात करें और ये देखें कि अगर हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है हमारे पास, और अगर उस सिंपल पेंडुलम को अगर हम उसके सर्टेन फिक्स्ड पॉइंट से डिस्प्लेस कर देते हैं कुछ सर्टेन फोर्स लगा के, तो इस सर्टेन पेंडुलम पे 2 तरीके के फोर्स एक्ट करते हैं डैम्पिंग के केस में, जो कि क्या थे, रीस्टोरिंग फोर्स और दूसरा हमारा डैम्पिंग फोर्स, या कह सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी पे एक्ट करने लगता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो भी पार्टिकल ऑसिलेट कर रही थी वो सर्टेन कुछ टाइम के बाद से डेड हो जाती है। इसकी रीजन क्या थी कि जब भी सर्टेन एक फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी के जहां भी पार्टिकल सस्पेंडेड है हमारा, उस सर्टेन पॉइंट पे एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करने लगता है, और उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो भी हमारा सिस्टम है वो अपनी एनर्जी डिक्रीज करने लग जाता है, और उस एनर्जी के डिक्रीज की वजह से जो ऑसिलेशंस के एम्पलीट्यूड है उसमें डिक्रीमेंट आने लगता है, और यही हमारी सर्टेन केस डैम्पिंग कहलाई या डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहलाई। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की हम लोगों ने बात की थी लास्ट पार्ट में, तो हम लोगों ने देखा था कि जो डैम्प्ड ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा वो समवॉट होगा d2y अपॉन dt2 प्लस 2r, और सिंपली वी कैन से r अपॉन m। अगर जस्ट एक स्टेप ऊपर की भी बात करें तो r अपॉन m dy बाई dt प्लस k अपॉन m y इज इक्वल्स टू 0। देन हम लोगों ने क्या देखा कि लास्टली जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा आएगा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का, वो आएगा d2y अपॉन dt2 प्लस r अपॉन m को हम लोगों ने 2b कंसिडर कर लिया था, 2b dy अपॉन dt प्लस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो थी हमारी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये हमें देखने को मिला। अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हुए हम लोगों ने इसका जनरल सॉल्यूशन भी निकाला था, और जो जनरल सॉल्यूशन हमारा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का मिला था वो मिला था y इज इक्वल्स टू a1 e टू द पावर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी प्लस a2 e टू द पावर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी के फॉर्म का। तो क्या देखा कि जो जनरल सॉल्यूशन हमारा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का मिला था वो क्या था, a1 e टू द पावर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी प्लस a2 e टू द पावर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी के बराबर। अब इसी जनरल सॉल्यूशन को देखते हुए b और ओमेगा के रिलेटिव वैल्यूज को देखते हुए हमें 3 केसेस देखने को मिले, जो कि थे व्हेन b विल बी ग्रेटर देन ओमेगा, जो कि हमारी हैवी डैम्पिंग की केस कहलाई, हैवी डैम्पिंग, जिसे हम डेड बीट या अपीरियोडिक मोशंस के भी नाम से जान सकते हैं। दूसरी केस थी व्हेन b विल बी कंपैरेटिवली इक्वल टू ओमेगा, जो कि हमारी क्रिटिकल डैम्पिंग कहलाई। एंड तीसरी जो हमारी केस थी वो थी व्हेन b विल बी लेस देन ओमेगा, जो कि हमारी अंडर डैम्प्ड कंडीशन कहलाई। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं 3 केसेस को स्टडी करने वाले हैं। दैट इज हम जानेंगे क्या होती है ये हैवी डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग और अंडर डैम्पिंग कंडीशन। तो शुरू करते हैं अपने पहले केस, जो कि है हमारी हैवी डैम्पिंग की केस। केस वन दैट इज when b will be greater than omega। तो जब b greater than omega होगा तब जो हमें केस मिलेगी वो होगी हैवी डैम्पिंग की केस।
हैवी डैम्पिंग की केस हमें मिलेगी। तो अगर हम अपने डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के जनरल सॉल्यूशन को कंसीडर करें तो हमारा सॉल्यूशन गिवन था एज y इज इक्वल्स टू a1 e टू द पावर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी प्लस a2 e टू द पावर माइनस बी और वी कैन से यार प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी के बराबर। तो ये जो था हमारा जनरल सॉल्यूशन था। अब इसी सर्टेन केस में या इसी सर्टेन इक्वेशन में हम अपनी ये जो गिवन केस हमने कंसिडर की है जहां पे हम लोगों ने ये माना है कि बी जो होगा वो ग्रेटर देन ओमेगा होगा। तो इस सर्टेन केस को अगर हम अप्लाई करें तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसमें देखते हैं कि किस तरीके से चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मान लिया कि ये जो सर्टेन हमारे पास एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन में हम इस सर्टेन अगर वैल्यू को कंसिडर करें दैट इज अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर की केस को हम अगर कंसिडर करें तो यहां पे अगर हम ये अप्लाई करें कंडीशन दैट इज बी इज ग्रेटर देन ओमेगा, तो जब भी बी ग्रेटर देन ओमेगा होगा उस सर्टेन केस में हमें क्या मिलेगा, ये जो सर्टेन क्वांटिटी होगी, अब बी इज ग्रेटर देन ओमेगा तो ऑब्वियस है कि ये जो कंप्लीट क्वांटिटी होगी वो हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो ये तो सर्टेन एक पॉजिटिव वैल्यू मिल गई जो कि दोनों ही केसेस में हमें दिखाई दे रही है। अगर जस्ट हम अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर की बात करें तब के केस में कि जब हमने अपनी गिवन केस लगाई तो वहां से हमें इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिली। पर अगर हम कंप्लीट इस एक्सपोनेंशियल के पावर्स को कंसिडर करें दैट इज अगर हम बात करें माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तब क्या देखने को मिलेगा कि भले ही हमारी केस क्या है b इज ग्रेटर देन ओमेगा, तो b जब ग्रेटर है ओमेगा से तो ऑब्वियस है कि ये सर्टेन वैल्यू और ये जो सर्टेन वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव ही आएगी क्योंकि यहाँ पे माइनस बी लगा हुआ है और b जो है वो ओमेगा से बड़ी वैल्यू है। तो इस सर्टेन दोनों वैल्यूज की बात करी जाए तो ये हमें नेगेटिव मिलेंगी। तो जैसे ही ये सर्टेन कंडीशन हमें देखी कि अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो ये भी एक नेगेटिव टर्म होगा एंड सेकेंड टर्म की बात करें तो ये भी सर्टेन गिवन जो होगा एक्सपोनेंशियल पावर वो एक नेगेटिव टर्म होगा। तो यहां से देखते हुए क्या बोला गया कि जब e टू द पावर नेगेटिव है दैट इज एक्सपोनेंशियली डीकेइंग की केस मिल रही है हमें यहाँ पे। तो अगर टाइम और डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्टिव चीजों को देखा गया तो क्या बोला गया यहां से कि अब जब जब t की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी दैट इज विद रिस्पेक्ट टू t, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें दैट इज विद रिस्पेक्ट टू t कितना पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है अपनी मीन पोजीशन से उसकी बात करें तो क्या बोला गया, अब t जितना ही ज्यादा बढ़ते जा रहा है तो एक सर्टेन कंडीशन मान लेते हैं कि t बढ़ते बढ़ते t इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब t जितना ही बढ़ रहा है उसके रेस्पेक्ट में जो हमारा गिवन डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, वो उतना ही कम होता जाएगा और क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। दैट इज डिस्प्लेसमेंट रुक जाएगी, अब पार्टिकल जो है हमारा रेस्ट पे आ जाएगा आफ्टर कुछ सर्टेन टाइम, जहां पे हम लोगों ने देखा कि जैसे ही t बढ़ता रहेगा ज्यादा होते जाएगा वैसे ही मीन पोजीशन से पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट टेंड करने लग जाएगी जीरो के टुवर्ड्स, दैट इज हमारा जो भी डिस्प्लेस्ड पार्टिकल है वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से वापस आ जाएगा या कह सकते हैं फिर से वापस अपने रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस सर्टेन केस में हम लोगों ने क्या देखा कि जब भी b ग्रेटर देन ओमेगा होगा उस सर्टेन केस में विद रिस्पेक्ट टू t हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा कि आफ्टर सर्टेन टाइम जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल की वो जीरो हो जाएगी, दैट इज फिर से पार्टिकल हमारा रेस्ट पे आ जाएगा, वो किसी भी तरीके के ऑसिलेशंस को पजेस नहीं करेगा। तो ये जो सर्टेन केस हमारी कहलाई ये हमारी डेड बीट के भी नाम से जानी जाती है। डेड बीट मोशन इस तरीके के मोशन को बोला गया और इसे अपीरियोडिक मोशन भी बोला गया। अपीरियोडिक और डेड बीट मोशन के भी नाम से हमें इसे जानने को मिला। तो ये तो इतनी बात हो गई जहां पे हम लोगों ने देखा
इस सर्टेन अपने जनरल सॉल्यूशन को कंसिडर करते हुए कि जब हम इस जनरल सॉल्यूशन पे ये सर्टेन केस अप्लाई करेंगे तो उस सर्टेन केस में विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से वेरी कर रहा है, और इस तरीके के मोशन को हम क्या कहेंगे, या इस तरीके के डैम्पिंग कंडीशन को क्या बोलेंगे। तो ये जो थी हमारी हैवी डैम्पिंग की केस थी, या हम इसे डेड बीट या अपीरियोडिक मोशन भी कह सकते हैं। अब अगर हम इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो देखा गया कि जैसे ही t जो है इनफाइनाइट के टुवर्ड्स टेंड कर रहा है, वैसे ही हमें एक एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फैक्टर देखने को मिला डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ में। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो मान लिया कि अगर ये जो सर्टेन पार्ट है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट पजेस कर रहा है, दैट इज y एक्सिस हमारा डिस्प्लेसमेंट पजेस कर रहा है एंड x एक्सिस जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस सर्टेन केस में देखा गया कि जैसे ही t इनफाइनाइट के टुवर्ड्स टेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो t जो है इनफाइनाइट के टुवर्ड्स टेंड किया, y जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो 0 के टुवर्ड्स टेंड किया, और वो भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि e टू द पावर माइनस एक्स टाइप का एक कह सकते हैं कि पैटर्न बन गया, क्योंकि अब जैसे ही x जो है वो बढ़ते जाएगा वैसे क्या होगा, ग्राफ हमारा डीके करते जा रहा है। तो वही सर्टेन एक केस लगाई गई सॉल्यूशन में और देखा गया कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो समवट कैसा हो जाएगा, समवट इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे ही डिस्प्लेसमेंट जो कि y एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं वो क्या हो रही है, कम हो रही है, और लास्टली एक इनफाइनाइट टाइम के बाद वो टेंड करने लग जाएगी 0 के टुवर्ड्स। तो ये जो थी हमारी पहली केस थी हैवी डैम्पिंग की केस। अब इस तरीके की केस को हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर हम एक सर्टेन सिंपल पेंडुलम लें और बोला जाता है कि अगर हैवी डैम्पिंग, एक वेरी हैवी डैम्पिंग की केस हम कंसिडर करें तो जो पार्टिकल है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस करेगा और उसके बाद असिम्प्टोटिकली उसमें डिक्रीमेंट देखने को मिलता है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस करने के बाद से वो बिल्कुल रेस्ट पे आ जाता है, अगर हम वेरी हैवी डैम्पिंग केस की बात करें तो। क्योंकि डैम्पिंग बहुत ही ज्यादा हो गई, उस सर्टेन केस में पार्टिकल एक ही सिंगल बार जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस कर सकता है। तो जैसे अगर हम सिंपल पेंडुलम की केस ले, एक हैवी विस्कस लिक्विड के अंदर हम पेंडुलम को डिस्प्लेस कराते हैं, तो उस सर्टेन केस में भी इस तरीके से वेरी हैवी डैम्पिंग केस देखने को हमें मिल सकती है। तो ये जो थी पहली केस जब b इज ग्रेटर देन ओमेगा था। नेक्स्ट हमें क्या बात करनी है, नेक्स्ट हमें देखना है सेकेंड केस जो कि हमारी थी क्रिटिकल डैम्पिंग की केस। और केस सेकेंड जो थी वो क्या थी, when b is comparable to omega, that is critical damping की केस। क्रिटिकल डैम्पिंग की केस बोली गई। तो अब इसमें क्या बोला गया कि फिर से हम अपने पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करेंगे, और जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट गिवन है वो क्या है, a1 e टू द पावर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी प्लस a2 e टू द पावर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी के बराबर। तो ये तो हमारे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब यहाँ पे हमें कौन सा केस लगाना है, हमें केस लगाना है व्हेन b विल बी कंपेरेबल टू ओमेगा। तो क्या देखा गया कि अगर b ओमेगा की कंपेरेबल है तो मान लिया गया कि ये जो अंडर रूट, लेट अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच के बराबर, जहां पे एच जो है एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि बी और ओमेगा को कंपेरेबल लिया गया है, तो एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी हमें मिलेगी इनके स्क्वायर के बाद से। जब उनको हम सबट्रैक्ट करेंगे तो एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी को कंसिडर करते हुए हमने बोला कि जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है वो एक एच के बराबर लेते हैं, जो कि बहुत ही एक स्मॉल क्वांटिटी है। अब इस सर्टेन केस को अगर हम यहाँ पे इस कह सकते हैं कि इस इक्वेशन को यहाँ हम कंसिडर करें तो y जो हमारा है वो कैसे चेंज हो जाएगा, y जो कि डिस्प्लेसमेंट पजेस कर रहा है वो हो जाएगा a1 e टू द पावर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को हमने क्या मान लिया है, h प्लस a2 e टू द पावर माइनस बी माइनस h t के बराबर हो गया है। तो यहां से अब फर्दर हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू a1
और वी कैन से दैट कि यहाँ से अगर इस इक्वेशन को कंसिडर किया जाए तो देखा जाएगा कि e टू द पावर माइनस बी टी दोनों ही में कॉमन है, दोनों ही टर्म में, तो दोनों ही से हम e टू द पावर माइनस बी टी को कॉमन ले सकते हैं। तो e टू द पावर माइनस बी टी को जैसे ही कॉमन लिया तो इन ब्रैकेट हमें क्या मिल जाएगा, a1 e टू द पावर एच टी प्लस ये क्या हुआ, माइनस बी टी कॉमन हो गया तो क्या बचा, a1 एच टी प्लस a2 e टू द पावर माइनस एच टी बच गया। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हमारा ये इक्वेशन हमें वापस से मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल सकता है कि इस सर्टेन एक्सपोनेंशियल टर्म को हम एक्सपैंड करके लिख सकते हैं और ज्यादा पावर तक नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर तक लिखेंगे। तो आफ्टर एक्सपेंशन हम क्या लिख सकते हैं कि y जो होगा e टू द पावर माइनस बी टी इन ब्रैकेट a1 e टू द पावर एच टी का हम एक्सपोनेंशियल जो पावर है उसको एक्सपैंड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 1। अगर e टू द पावर x के एक्सपेंशन की बात करी जाए तो वो क्या होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल समवॉट इसी तरीके से। एंड e टू द पावर माइनस एक्स की बात करें तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस समवॉट, इस तरीके से एक्सपेंशन हमें मिलता है। तो इसी एक्सपेंशन का जब हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर एच टी इज वॉट 1 प्लस एच टी प्लस डॉट डॉट प्लस यहां से क्या हो जाएगा, अगर इस सर्टेन वैल्यू को एक्सपैंड करें हम तो a2 1 माइनस एच टी प्लस डॉट डॉट समवट इस तरीके से वैल्यू मिलेगा। हमें हायर पावर को नेग्लेक्ट करना है तो हम ज्यादा पावर तक एक्सपेंशन नहीं किए हैं। तो क्या हो गया, e टू द पावर एच टी का हमने एक्सपैंड किया तो 1 प्लस एच टी प्लस डॉट डॉट 1 फैक्टोरियल है तो उसको 1 बराबर आएगा तो उसको हमने नहीं लिखा है, प्लस a2 1 माइनस एच टी डॉट डॉट इस तरीके से। अब फर्दर अगर हम इस सर्टेन इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि y जो होगा वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस बी टी, यहां से क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 इन ब्रैकेट a1 प्लस a2 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस यहां से क्या हो जाएगा a1 ht एंड माइनस a2 ht। तो इन केस अगर हम h कॉमन ले लेते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा a1 माइनस a2 t। और हमने क्या किया है, हमने हायर ऑर्डर्स को नेग्लेक्ट कर दिया है, नेग्लेक्टिंग हाई पावर। तो सर्टेन हमने क्या देखा कि जो हमारे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई है वो क्या आई है, e टू द पावर माइनस बी टी इन ब्रैकेट a1 प्लस a2 प्लस यहां से क्या मिलेगा एक a1 ht और यहां से माइनस a2 ht। तो क्या किया है, h को कॉमन ले लिया है a1 माइनस a2 इंटू टी और बाकी सारे हायर पावर्स को हमने नेग्लेक्ट कर लिया है। तो यहां से क्या बोला जा सकता है कि अगर हम पुट कर दें a1 प्लस a2 इज इक्वल्स टू m एंड h a1 माइनस a2 इज इक्वल्स टू n, देन जो हमारा y होगा वो कैसे चेंज हो जाएगा, y जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा e टू द पावर माइनस बी टी इन ब्रैकेट, अब हमने इस सर्टेन इक्वेशन की जगह क्या मान लिया है m कंसिडर कर लिया है, प्लस h a1 माइनस a2 को हमने क्या बोल दिया है n बोल दिया है और t, दैट इज y जो है e टू द पावर माइनस बी टी प्लस m प्लस एन टी के बराबर हमारा डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे दिया। किस केस में, जब हमने b कंपेरेबल टू ओमेगा कंसिडर किया हुआ है। तो क्या देखा गया कि जब y इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया e टू द पावर माइनस बी टी इन ब्रैकेट m प्लस एन टी। अब यहां से अगर हम टाइम और डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में बातें करेंगे तो क्या देखा गया कि इस सर्टेन केस में जैसे ही t बढ़ने लग जाएगा, दैट इज इंक्रीज करने लग जाएगा, उसी सर्टेन टाइम पे क्या देखा जाएगा कि कुछ स्टार्टिंग के टाइम तक हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ता रहेगा। क्यों, क्योंकि सर्टेन एक क्वांटिटी के साथ जुड़ी हुई है, यहाँ पे एक ये भी क्वांटिटी जुड़ी हुई है जो कि एक एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फैक्टर विद टाइम दिखा रहा है, बट साथ ही साथ ये इसके साथ मल्टीप्लाइड था। तो स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक देखा जाएगा कि पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो समवट
नॉट एक्सपोनेंशियली डीके हो रही है, बट क्या हो रही है, ठीक है, कुछ सर्टेन टाइम तक इंक्रीज कर रही है, बट आफ्टर कुछ टाइम तक ये देखा जाएगा, आफ्टर कुछ टाइम जब हम इस सर्टेन केस की बात करें या डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो वहां पे एक एसिम्प्टोटिकली डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा हमें डिस्प्लेसमेंट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या देखा गया कि कुछ सर्टेन टाइम तक तो डिस्प्लेसमेंट हमारा बढ़ रहा था, और वो फैक्टर किसके वजह से था कि ये जो सर्टेन हमारा फैक्टर था उसकी वजह से देखा गया कि कुछ सर्टेन टाइम तक हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये जो y है वो बढ़ रहा था, बट आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद देखा गया कि e टू द पावर माइनस bt की वजह से एक एसिम्प्टोटिकली डीके हमें देखने को मिला डिस्प्लेसमेंट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई तो क्या देखा गया कि ये जो असिम्प्टोटिकली हमें डिक्रीमेंट देखने को मिला वो हैवी डैम्पिंग के केस से भी ज्यादा देखने को मिला। दैट इज जो डिक्रीमेंट हो रहा था एज कंपेयर टू हैवी डैम्पिंग भी काफी ज्यादा हो रहा था। दैट इज यहां से क्या देखने को मिला कि अगर ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस हमारा टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर हम सर्टेन इस केस की बात करें जो कि हमारा हैवी डैम्पिंग की केस थी, तो अगर हम क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में दैट इज अपने y इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस bt इन ब्रैकेट m प्लस nt के केस में देखें, तो उस सर्टेन केस में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में क्या देखा गया कि पहले तो इस सर्टेन टर्म के वजह से हमारा डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था, बट आफ्टर सर्टेन टाइम e टू द पावर माइनस bt की वजह से एक एसिम्प्टोटिकली डिक्रीमेंट हमें देखने को मिला, और वो इतना ज्यादा था कि हैवी डैम्पिंग से भी ज्यादा ही जल्दी से डिक्रीमेंट हमें देखने को मिल गया। दैट इज ये जो सर्टेन केस है वो किसकी हो गई, क्रिटिकल डैम्पिंग की। क्रिटिकल डैम्पिंग की केस देखने को मिली। तो ये जो सर्टेन था हैवी डैम्पिंग की केस मिल गई, और क्रिटिकल डैम्पिंग में देखा गया कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट है वो और ही जल्दी से डीके कर रहा था क्रिटिकल के केस में, व्हेन b इज कंपेरेबल टू ओमेगा वाली केस हमने कंसिडर की थी। तो ये हो गई हमारी सेकेंड केस जो कि हमारी थी क्रिटिकल डैम्पिंग की केस। अब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट केस जो कि है हमारी अंडर डैम्पिंग की केस, जिसको हम ऑसिलेटरी डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन के भी नाम से जानते हैं। तो थर्ड केस हमारी है, तो केस थर्ड हमारी क्या हो गई कि व्हेन b इज लेस देन ओमेगा, जो कि हमारी क्या है अंडर डैम्प्ड की कंडीशन, अंडर डैम्पिंग की केस, जो कि क्या है, इसको क्या बोला गया, ऑसिलेटरी डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन के भी नाम से जाना गया। तो इसको क्यों ऑसिलेटरी डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन बोला गया ये हम आगे देखते हैं। तो केस थर्ड हमारी क्या हो गई कि जब b जो होगा ओमेगा से छोटी वैल्यू होगी, दैट इज एज कंपेयर टू ओमेगा b इज लेस। अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बात करें तो क्या हो गया, a1 e टू द पावर माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर t प्लस a2 e टू द पावर माइनस b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर t के बराबर हो गया। अब जो है हमारी केस क्या है कि b जो है वो लेस देन ओमेगा है। तो क्या बोला गया कि अगर हम सर्टेन इक्वेशन के इस सर्टेन वैल्यू को कंसिडर करें, दैट इज b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को कंसिडर करें, और यहाँ पे हमारी गिवन केस क्या है, हमारी गिवन केस है कि b जो है ओमेगा से छोटी वैल्यू है। तो इस सर्टेन केस को देखते हुए इस क्वांटिटी जो कि अंडर रूट b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर थी, यहाँ पे क्या बोला गया कि अब ये जो सर्टेन वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, एक इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी। ये हमारी क्या होगी, एक इमेजिनरी वैल्यू होगी, जो कि क्या होगी अंडर रूट b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तब क्या बोला गया कि जो अंडर रूट b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है, अब इस केस में जब एक इमेजिनरी वैल्यू है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि अगर माइनस कॉमन ले तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज i अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हमने क्या बोल दिया कि मान लेते हैं कि ये i बीटा के बराबर हो गया, दैट इज अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हमने कोई एक वैल्यू एक सर्टेन नाम दे दिया बीटा। तो क्या देखा कि अब जो हमारी ये कंडीशन थी दैट इज b इज लेस देन ओमेगा, उस सर्टेन केस में जो क्वांटिटी अंडर रूट b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है हम उसको क्या लिख सकते हैं, i बीटा के बराबर लिख सकते हैं। हमारी केस व्हेन b इज लेस देन ओमेगा है।
जब इस सर्टेन केस को जब कंसिडर किया जाएगा तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट y होगा वो क्या हो जाएगा, y जो होगा a1 e टू द पावर माइनस बी प्लस व्हाट अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, जिसको हमने क्या लिख दिया है, आई बीटा लिख दिया है, तो प्लस आई बीटा टी हो गया प्लस a2 e टू द पावर यहां पे क्या हो गया माइनस बी माइनस आई बीटा टी के बराबर हो गया। तो ये हमारी जो भी क्वांटिटी थी या जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट था हमने उसको टर्न कर दिया एज दिस इक्वेशन। अब फर्दर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आफ्टर सॉल्विंग हमें क्या मिल जाएगा, फिर से हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि e टू द पावर माइनस बी टी तो दोनों ही टर्म्स में कॉमन है, तो हम यहाँ से e टू द पावर माइनस बी टी कॉमन ले सकते हैं और हमें देखने को क्या मिलेगा, a1 e टू द पावर आई बीटा टी प्लस a2 e टू द पावर माइनस आई बीटा टी मिल गया। फर्दर हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस बीटा टी, a1 क्या हो जाएगा, इसको एक्सपैंड कर दिया तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर आई बीटा टी को cos बीटा टी प्लस आई साइन बीटा टी प्लस क्या लिख सकते हैं, a2 cos बीटा टी माइनस आई साइन बीटा टी। फर्दर हमने ये लिख दिया। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो लास्ट लाइन हमारी थी e टू द पावर माइनस बीटा टी कॉमन ले लिया था, इन ब्रैकेट था a1 cos बीटा टी प्लस आई साइन बीटा टी प्लस a2 cos बीटा टी माइनस आई साइन बीटा टी। अब फर्दर हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस बीटा टी हो गया। हम यहां से क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, a1 cos बीटा टी प्लस आई a1 साइन बीटा टी प्लस a2 cos बीटा टी माइनस आई a2 साइन बीटा टी। फर्दर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां से क्या हम देख सकते हैं कि e टू द पावर माइनस बी टी इन ब्रैकेट हम क्या लिख सकते हैं, cos बीटा वाले टर्म को एक साथ लिख सकते हैं। तो यहां से क्या देखा, अगर इस टर्म को और इस टर्म को कंसिडर करें तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि a1 प्लस a2 क्या मिला, cos बीटा टी कॉमन हो गया प्लस आई यहां क्या हो गया, a1 माइनस a2 साइन बीटा टी हो गया। तो हमने क्या किया, अपने इक्वेशन को सर्टेन जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरीके से रिड्यूस्ड हो गई। अब यहां पे क्या बोल सकते हैं कि पुट a1 प्लस a2 इज इक्वल्स टू साइन फाई, और a साइन फाई के बराबर बोल दिया कि a साइन फाई हो जाएगा, एंड आई a1 माइनस a2 इज इक्वल्स टू a cos फाई के बराबर बोल दिया। तो a1 प्लस a2 क्या हो गया, a साइन फाई के बराबर, और i a1 माइनस a2 हमने बोल दिया a cos फाई के बराबर। तो जब ये हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, y e टू द पावर माइनस बी टी, ये क्या हो जाएगा, a साइन फाई cos बीटा टी प्लस a cos फाई साइन बीटा टी। फर्दर y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस बी टी, और a कॉमन हो जाएगा यहां से, इसमें भी है इसमें भी है, तो y इज इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस बी टी इन ब्रैकेट साइन फाई cos बीटा टी प्लस cos फाई साइन बीटा टी। तो यहां से हम क्या देखने को मिल सकता है कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट y मिलेगी वो क्या हो जाएगी, a e टू द पावर माइनस बी टी, ये क्या हो जाएगा, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, दैट इज साइन बीटा टी प्लस फाई के बराबर। दैट इज जो हमारी डिस्प्लेसमेंट मिल रही है इस सर्टेन केस में, वो हमें क्या मिली, a e टू द पावर माइनस बी टी साइन बीटा टी प्लस फाई के बराबर मिल गई हमें। तो ये जो सर्टेन केस है
वहां से हमने क्या देखा, ए ई टू द पावर माइनस बी टी साइन बी टी प्लस फाइव के बराबर मिल गया। तो अब इस सर्टेन केस को देखते हुए क्या देखा गया कि जो भी अगर हम डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमें क्या मिलेगा, एक साइन कर्व के साथ मिलेगा। या कह सकते हैं कि ये जो सर्टेन केस है इसका कुछ, या जो डिस्प्लेसमेंट है उसका जो एम्पलीट्यूड हो गया वो क्या हो गया, ए ई टू द पावर माइनस बी टी हो गया, और जो ऑसिलेशन पजेस हो रहा है वो किस फॉर्म का है, एक साइन कर्व फॉर्म का है। दैट इज, ये क्या दिखा रहा है, ये एक ऑसिलेटरी मोशन को दिखा रहा है। दैट इज, जब हम लोगों ने एक सिंपल पेंडुलम केस की बात की थी, तो सिंपल पेंडुलम केस में क्या देखा था कि पार्टिकल अगर हमारा डिस्प्लेस्ड हो रहा है अपने मीन पोजीशन से, तो सर्टेन हमारा जो जनरल सॉल्यूशन मिला था इस सर्टेन केस में वो क्या मिला था, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के बराबर मिला था, जहां पे ए जो था पार्टिकल का जो भी ऑसिलेशन हो रहा था उसकी एम्पलीट्यूड थी, और ये जो थी वो एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड पजेस करती थी। दैट इज, अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ हमें ऑसिलेशंस देखने को मिल रहे थे। कब, जब हमारा ये फ्री ऑसिलेशन कर रहा था उस सर्टेन केस में। तो ए हमारा डिस्प्ले एम्पलीट्यूड हो गया था, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, वाई हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो रहा है उसके बारे में था, एंड ओमेगा जो था वो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बता रहा था, और ये जो साइन टर्म था वो क्या बता रहा था कि जो ऑसिलेशंस हो गए वो एक साइन कर्व फॉर्म करेंगे। तो एक साइन कर्व फॉर्म किया, ए जो था उसका एम्पलीट्यूड, वाई जो था वो डिस्प्लेसमेंट पजेस कर रहा था। दैट इज, पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये तो एक फ्री ऑसिलेशन की बात हो गई थी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डैम्ड ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं। तो डैम्ड ऑसिलेशन में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट मिला है वो कैसा मिला है, y इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस बी टी साइन ओमेगा टी प्लस, या साइन बीटा टी प्लस फाइव के टर्म का मिला है हमें, साइन बीटा टी प्लस फाइव मिला है। तो क्या देखा कि y जो है वो क्या मिला है, ए ई टू द पावर माइनस बी टी साइन बीटा टी प्लस फाइव के रिस्पेक्ट का मिला है। तो इसको हम बिल्कुल फ्री ऑसिलेशन वाले के साथ इक्वेट कर सकते हैं, या उसके साथ कंपेयर करें तो क्या देखने को मिला कि दिस सर्टेन वैल्यू जो है वो हमारी एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। साइन कर्व ये बता रहा है कि जो भी हमारा ऑसिलेशन होगा वो साइन कर्व के रिस्पेक्ट में होगा। बीटा जो है वो हमारा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, और वाई जो है कि पार्टिकल कितना मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है उसके बारे में बात हो गई। तो यहां से हमें ये देखने को मिला डैम्ड ऑसिलेशन के सॉल्यूशन से, या कह सकते हैं जो भी हमारी तीसरी केस मिली थी जो कि हमारी अंडर डैम्पिंग की केस थी, या कह सकते हैं कि ऑसिलेटरी डैम्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन की केस थी। वहां से हमें ये देखने को मिला कि ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो ऑसिलेटरी होगा। इस वजह से जो अंडर डैम्पिंग की केस है उसे हम ऑसिलेटरी डैम्ड सिंपल हार्मोनिक में बोलते हैं। क्यों, क्योंकि पार्टिकल के पास साइन का टर्म प्रेजेंट है, दैट इज वो ऑसिलेट कर रहा होगा, साइन कर्व पजेस कर रहा होगा। एंड डैम्पिंग की केस क्यों बोली जा रही है, क्योंकि जो इसका एम्पलीट्यूड है दैट इज ई टू द पावर माइनस बी टी की बात करें तो ये क्या बता रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो हमारा एम्पलीट्यूड है, दैट इज, अगर ए को ना कंसिडर करें, यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे ए साइन फाइव माना था, अगर इसको ए ना भी हम माने तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, बिना विदाउट ए मिल गया, दैट इज simply e to the power minus bt, and this equation is equals to y is equals to e to the power minus bt sin beta t plus फाइव के टर्म का मिल गया। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है वो क्या मिला, e to the power minus bt sin बीटा टी प्लस फाइव के टर्म का। तो ये जो पार्ट है वो क्या बता रहा है कि जो हमारा मोशन होगा वो ऑसिलेटरी होगा। तो यहां से तो ऑसिलेटरी पता चल गया। ये जो पार्ट y है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड e टू द पावर माइनस बी टी जो है वो हमारा एम्पलीट्यूड बता रहा है, और बीटा जो है वो क्या हो गया, वो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बता रहा है। तो इतनी चीजें तो हमें ये देखने को मिल गई कि जो हमारी अंडर डैम्पिंग की केस थी वहां पे हम डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम की अगर बात करें तो देखा गया कि वहां से हमें एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन मिल रही है, या कह सकते हैं ऑसिलेटरी डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन की केस देखने को मिल रही है। दैट इज y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस बी टी साइन इन ब्रैकेट बीटा टी प्लस फाइव के टर्म का मिल रहा है।
तो इस सर्टेन इक्वेशन को देखते हुए जब इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट जो था e टू द पावर माइनस बी टी साइन बीटा टी प्लस फाई, जहां पे ये बोला गया कि ये जो सर्टेन एम्पलीट्यूड है वो ये बता रहा है कि हमारा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज टाइम की अगर बात की जाए तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि ये e टू द पावर माइनस बी टी है। t जैसे ही बढ़ता जाएगा ये क्या करेगा, एक्सपोनेंशियली डीके करता रहेगा, दैट इज ये एम्पलीट्यूड बता रहा है, तो t जैसे ही बढ़ता रहेगा एम्पलीट्यूड उतना ही कम होता रहेगा। तो इस वजह से एम्पलीट्यूड हमारा कम होने लग गया। और साइन टर्म ये बता रहा है कि हमारा जो भी मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन पजेस कर रहा है। तो इस रेस्पेक्ट में क्या बोला गया कि जो भी हमारा मोशन है वो तो ऑसिलेटरी होगा, वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, बट सिंस एम्पलीट्यूड कम हो रहा है इसलिए इसे ऑसिलेटरी डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन बोला गया। अब इसके अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेस्पेक्ट में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या देखा गया कि टी या एक्स एक्सिस के अक्रॉस टाइम को रिप्रेजेंट किया, वाई एक्सिस के अक्रॉस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया। अब अगर हम पहले और दूसरे केस की बात करें तो फर्स्ट केस में हम लोगों ने हैवी डैम्पिंग देखा था, तो हैवी डैम्पिंग का हम लोगों ने सर्टेन ग्राफ देखा था कि एक्सपोनेंशियली डीके मिलता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हमने सेकंड अपनी क्रिटिकल डैम्पिंग की केस देखी थी तो वहां क्या देखा था कि एक एसिम्प्टोटिक डिक्रीमेंट देखने को मिलता है, और वो भी एज कंपेयर टू जो हैवी डैम्पिंग है उससे भी जल्दी तेज से डीके करता है हमारा वैल्यू। एंड लास्ट हमें क्या देखना है कि हमारी जो ऑसिलेटरी डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन की केस है या अंडर डैम्प्ड की कंडीशन है उसमें हमारा ऑसिलेशन क्या हो रहा है। तो ए टू द पावर माइनस बी टी जो है हमारा एम्पलीट्यूड बताएगा, और अब जो है हमें ये तो मान लिया कि हमारा एम्पलीट्यूड किस तरीके से वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जो है हमें ये बताना है कि साइन कर्व किस तरीके से, तो ये क्या हुआ, हम पार्टिकल को दैट इज क्या हो रहा है कि पार्टिकल ऑसिलेट तो कर रहा है बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सिंस इसके पास ये टर्म प्रेजेंट है एम्पलीट्यूड जो है वो ऑसिलेशन की कम होती जा रही है। इसी वजह से विद रिस्पेक्ट टू टाइम सर्टेन टाइम के बाद हमारा पार्टिकल क्या हो जा रहा है, रेस्ट पे आ जा रहा है। तो ये जो थी ये क्या हो गई, ये जो है एम्पलीट्यूड बता रहा है ई टू द पावर माइनस बी टी, ये सर्टेन इक्वेशन हमारी हैवी डैम्पिंग की केस हो गई। देन दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, क्रिटिकल डैम्पिंग की है। एंड ये जो ऑसिलेशन है वो क्या है, ऑसिलेटरी डैम्प्ड एसएचएम की केस है या अंडर डैम्प्ड की केस है। तो ये हो गया तीन हमारे केसेस जो कि थे हेवी डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग एंड अंडर डैम्पिंग। अब यहाँ पे क्या देखा गया कि जो एम्पलीट्यूड है, अगर हम इसी केस की बात करें तो एम्पलीट्यूड जो हमारा है डिस्प्लेसमेंट हो गया ई टू द पावर माइनस बी टी साइन बीटा टी प्लस फाई के बराबर। तो इस ऑसिलेटरी डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात की जाए तो एम्पलीट्यूड हमें क्या मिला, ये देखने को मिला कि ई टू द पावर माइनस बी टी जो कि डीके कर जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बी के रेस्पेक्ट में बात करें तो हम लोगों ने डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में स्टार्टिंग में ही देखा था कि 2b इज इक्वल्स टू किसके बराबर हमने पुट किया था, r अपॉन m के बराबर। तो यहां से b इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, r अपॉन 2m। तो जब हम लोग ने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहे थे हम वो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का, तो वहां पे क्या देखा था कि 2b इज इक्वल्स टू r अपॉन m हम सब्सटीट्यूट किए थे। तो यहां से हम b इज इक्वल्स टू r अपॉन 2m लिख सकते हैं। दैट इज जो एम्पलीट्यूड हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस आर टी अपॉन 2m। तो ये तो हो गया हमारा एम्पलीट्यूड। अब इस सर्टेन मोशन का अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि हमारी बीटा गिवन है वो क्या हो जाएगी, बीटा इज इक्वल्स टू क्या था, बीटा इज इक्वल्स टू, अगर हमने इस केस की बात की थी तो स्टार्टिंग में ही हमने क्या देखा था कि बीटा जो है वो हमारा अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया,
बीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की इस सर्टेन ऑसिलेशन के केस में जो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी, ओमेगा क्या था हमारा, तो हमने कंसिडर किया था 2b इज इक्वल्स टू आर अपॉन एम एंड ओमेगा स्क्वायर जो था वो हमारा k अपॉन एम के बराबर था। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, k अपॉन एम, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, r अपॉन 2m होल स्क्वायर। तो ये हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। अब जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई तो इस सर्टेन केस के टाइम पीरियड की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगा इस सर्टेन केस में, 2 पाई अपॉन बीटा हो जाएगा, दैट इज 2 पाई अपॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड। तो 2 पाई अपॉन अंडर रूट k अपॉन m माइनस आर अपॉन 2m होल स्क्वायर, ये हमारा टाइम पीरियड हो गया। एंड फ्रीक्वेंसी की इस सर्टेन केस में फ्रीक्वेंसी की बात करी जाए तो 1 अपॉन टाइम पीरियड जो है वो हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, दैट इज 1 अपॉन दिस कंप्लीट वैल्यू जो है वो हमारी फ्रीक्वेंसी दे देगी। तो 1 अपॉन 2 पाई इंटू दिस कंप्लीट वैल्यू विल गिव द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सर्टेन ऑसिलेशन, जो कि हमारी ऑसिलेटरी डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन थी। तो ये थी हमारी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर से रिलेटेड 3 केसेस के बारे में, जो कि हमारी थी हैवी डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग एंड अंडर डैम्पिंग की केस। जहां पे हैवी डैम्पिंग को हम लोगों ने देखा कि डेड बीट या अपीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं, एंड जब अगर अंडर डैम्पिंग की बात आई तो अंडर डैम्पिंग में हमने देखा कि जो हमारा पार्टिकल है वो ऑसिलेटरी डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन पजेस करता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।